डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉपर्टी लीक्स में पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं, क्या ये पब्लिक के सामने आएंगे? देखिए, ये जब एक कंसोर्शियम बनता है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये पाकिस्तान तो तीसरे नंबर पे है, पाकिस्तानी जो है उसमें तीसरे नंबर पे हैं। ये मतलब हम थर्ड, इसमें भी हम फर्स्ट नहीं आ सके, यहाँ पर भी हम थर्ड आए। तो बात ये है कि ये हम जो है वो तीसरे नंबर पे हमारे मुल्क से लोग हैं, और बाकी जो है वो फिर अगर हम देखें तो बाद में हमें बाकी ममालिक नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो भारत है, ठीक है। भारत से जो है वो 29.8, मतलब भारत फिर जीत गया हमसे। देखिए ना, यहाँ पर भी इंडिया जो है आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। तो इंडिया से जो प्रॉपर्टी इंडिया से ली गई हैं वो 29.8 हैं और हमारे पास से 10.6 हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है, और दरमियान में बरतानिया है और बाकी मुल्क हैं, चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया है। अगर हम इस ग्राफ को देखें सामने, तो इंडिया के बेशुमार लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, रहते हैं, उनकी बड़ी पुरानी वहाँ पे यानी बिजनेस चेन्स हैं और वो रहते हैं। तो ये अगर उनके नाम आ गए हैं तो इसका मतलब हरगिज, जैसे पाकिस्तान के बारे में बात की, ऐसा मकसद हरगिज नहीं है कि वो सारे गैर कानूनी होगा, वो कानूनी तौर पे भी गए होंगे। लेकिन इसमें जो बात है वो ये है कि अभी इसमें नाम चूंकि आ रहे हैं और मजीद आएंगे सामने, तो जब ये हम इसमें फराग होगी साहबा का नाम भी आ रहा है, मजीद नाम आने शुरू हो गए। ये नाम सारे जो हैं ये अच्छा, इसमें एक कंटुटा ऐसा है बरतानिया के जो जेल में है, जेल में कई साल की सजा काट रहा है, और उसने जेल में बैठ के प्रॉपर्टी का काम करता है। वो प्रॉपर्टियां बेचता है, खरीदता है। तो उसके नाम पर भी उसने भी कोई प्रॉपर्टियां शायद अपने नाम पे कि मैं भी रिहा होने वाला हूं, तो जेल में बैठे बैठे उसने प्रॉपर्टियां खरीदी थी, वो भी अंदर ही मतलब उसका भी नाम अंदर से ही आ गया। तो ये अब देखना ये है कि इसमें जो है वो अच्छा, ये नाम शाये करने पे का मीडिया पाबंद होता है। इससे पहले भी जब जब विकी लीक्स आई थी, सबसे पहले तो ये विकी लीक्स की सूरत आई थी ना, तो जब विकी लीक्स की सूरत विकी लीक्स आना शुरू हुई थी, बड़ी सेंसिटिव, और वो भी उसमें ज़ाहिर बादशाहों की आपस में गुफ्तगू, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, प्राइवेट टॉक्स उनकी, पाकिस्तान के हवाले से बरतानिया अमेरिका के लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ही खौफनाक थी विकी लीक्स। लेकिन ये हुआ था कि जब मीडिया के जिन मीडिया हाउस का मुआहदा हो गया था उनका, तो वो पाबंद थे कि उन नाम शाये करेंगे, वो पाबंद थे कि वो सारा नाम शाये करेंगे, वरना आप बोझ ही ना उठाएं। तो ये नाम जो हैं, ये जो भी हों, अदलिया से मुतालिक शख्सियात के हों, बिजनेसमैन हों, पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, ये नाम जो हैं ये सारे तो आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके नाम इसमें आ रहे हैं सामने, जिनके बारे में उन जो सहाफ़ी शख्सियात हैं जो उन्होंने तहकीकात की हुई हैं कि ये इनका पैसा कानूनी तौर पे गया है या गैर कानूनी तौर पे गया है। अब उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये गैर कानूनी नहीं है पैसा, असल इशू ये है कि पैसा क्या कानूनी तरीके से गया या गैर कानूनी तरीके से गया, 2 नंबर काम हुआ है। तो वो जी जो कंसोर्शियम है, इसी तरह इंडिया में उनके मीडिया ग्रुप्स अभी नाम दे रहे होंगे और ज़ाहिर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि इंडिया से कौन से लोग हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंटरेस्टेड हैं, बरतानिया में बरतानिया के लोग इंटरेस्टेड हैं, और बाकी मुल्कों के। इशू ये है कि वो फिर नाम देने पड़ते हैं मीडिया, वो मीडिया ग्रुप इस बात की जिम्मेदारी उठाता है कि हम ज़रूर, ये पॉसिबल नहीं है कि जी आप 4 नाम आपने छोड़ दिए और फिर आइंदा फिर वो जो इस तरह के जो मीडिया मार्के सर अंजाम देता है, जैसे पनामा लीक्स थी या पेंडोरा बॉक्स या बाकी सारे, तो वो फिर उनके साथ ही कंसोर्शियम तय करते हैं दुनिया में कि भाई ये बरतानिया में से टाइम्स वाले दे रहे हैं इसको, तो ये और मुल्कों में, तो ये नाम तो आएंगे सामने, ये नाम छुपे नहीं रह सकते, ये नाम आएंगे सामने। और इन नामों के ऊपर मेरा ख्याल है कि जो इसमें बेगुनाह होंगे वो साइड पे चले जाएंगे, जो कानूनी उनके ऊपर रेफरेंसेस भी बनने चाहिए। अगर ये जो केस है ना पनामा लीक्स वाला, नवाज शरीफ साहब का केस स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ था? स्ट्रॉन्ग इसलिए हुआ था कि नवाज शरीफ साहब के वक्त भी पनामा लीक्स में नाम आए थे कोई 300-400 नाम, और उसमें सिर्फ एक जो सिराजुल हक साहब की जमात इस्लामी की जो पिटीशन थी वो ये थी कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन फिर नाम देख के उसमें कहा गया कि 1 मिनट ठहर जाओ यार, इसमें तो कुछ मतलब बड़े बड़े शुरफा के नाम भी आ रहे हैं, तो उसमें छोड़ के एक नवाज शरीफ का नाम उठा लिया, जिसपे जो गलत हुआ। अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी उस वक्त होती, चेक किया जाता कि कौन से लोगों के
सबसे पूछा जाता कि भाई आपके ये जो आपने जायदादें बनाई हैं तो ये कैसे गया पैसा, तो शायद पाकिस्तान आज उस हाल में ना होता जिस हाल में अब है। और शायद लोगों की हौसला शिकनी होती उसके बाद भी कि हम पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाएंगे यहाँ से लूट खसूट करके तो हमें पकड़ा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो चूंकि स्पेसिफिक एक केस हो गया, वो सिराजुल हक साहब की पिटीशन साइड पे चली गई, वो 300-350 नामों को पता ही कुछ नहीं चला, तो वो नाम घूमते घामते अब कभी इसमें आ जाएंगे कभी कहीं और आ जाएंगे। वो आते तो रहेंगे नाम जरूर, ये भी हो सकता है बहुत से नाम इसमें ऐसे हों, जैसे शौकत अजीज साहब का नाम आ रहा है तो शौकत अजीज साहब ने अभी तो नहीं ली होगी ना प्रॉपर्टी, उस वक्त से घूम फिर के नाम फिर आ रहा है दोबारा। तो ये जो है ना ये मेरे ख्याल से अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद ये भी है कि 2 सालों के अंदर 3 सालों में जिन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये नाम तो सारे देने पड़ेंगे। मैं जो बात एक नए एंगल की कर रहा था वो ये है कि जो मलेशिया के वजीर आजम हैं अनवर इब्राहिम, अनवर इब्राहिम जो है वो कतर के दौरे पे हैं, और अनवर इब्राहिम ने जो है वो वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने जो है वो कतर में इस्माइल हानिया से मुलाकात की है, और खालिद मिशाल भी थे इस मौके पे। अब जो मलेशिया है वो बहुत ज्यादा उन्होंने आवाज उठाई है गजा में जो कत्लेआम हो रहा है उसके लिए, और हमास के लीडर्स से उनकी मुलाकात भी हुई है। चंद रोज पहले जो है वो एक अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनके डेलीगेशन ने दौरा भी किया था मलेशिया का, और उनसे कहा था कि आप क्या मलेशिया से और सिंगापुर से और इन मुल्कों से फंडिंग हो रही है हमास को, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं हो रही, और अगर पाबंदियां आप लगाते हैं इस बुनियाद पे कि हमारे ताल्लुकात हमास से अच्छे हैं तो हम उनके लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमास से वो खुद जलसों में जाते रहे हैं, अनवर इब्राहिम जो है खुद जलसों में जाते रहे हैं जिसमें हमास के यानी फ़लस्तीनियों के हक में जो बात होती रही है। तो ये अब एक नया मामला है, फुल फ्लैश्ड ऑपरेशन, टैंक्स दाखिल हो गए हैं, बमबारी कई इलाकों में हो रही है, लेकिन वो जो मैसिव ऑपरेशन है गजा का कत्लेआम वाला, अभी आपके पास खबरें आ रही हैं कि 80-100 लोग मजीद शहीद हो गए, 50 लोग मजीद शहीद हो गए। लेकिन अगर ये मैसिव ऑपरेशन शुरू होता है, इजिप्ट भी प्रेशर में आएगा कि क्या आप मुआहदा रखते हैं, इजिप्ट नहीं रखता, और मिडिल ईस्ट में क्या हालात डेवलप होते हैं इस वक्त। और ये आप ध्यान में रखें कि गजा का कत्लेआम और यूक्रेन की जंग, ये दोनों प्रेसिडेंट पुतिन और प्रीमियर शी जिनपिंग की गुफ्तगू का अहम मौजू होंगे। तो ये देखते हैं कि, और ये उन्होंने दौरा भी ऐसे वक्त में हुआ है, और उससे पहले यकीनन सेक्रेटरी ब्लिंकन भी गए। मिडल ईस्ट तो वहाँ नहीं सकते क्योंकि अभी होके गए हैं, और वो नेतन्याहू कहते हैं बात नहीं सुन रहा, लेकिन उन्होंने इन हालात में भी यूक्रेन जाना ज़रूरी समझा है कि यूक्रेन को कम से कम ये हौसला दिलाएं कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन इसी दौरान जो है वो बहुत मैसिव इलाका जो है वो खरकीव का निकल गया है यूक्रेन के हाथ से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब खैर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।